अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज खलजी डायनेस्टी का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के इक़्तिदार के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा खलजी डायनेस्टी का जो टॉपिक है वो एंड होगा और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कैसे खलजी डायनेस्टी के जो सुल्तान थे वो आए थे। सबसे पहले हमने स्टडी किया जलालुद्दीन खिलजी को, जिनका दौर 1290 से 1296 तक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर इसके बाद इनको कत्ल करने के बाद इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तिदार संभाला और ये दौर 20 सालों तक मुहित रहा। इसमें बहुत सारे इसने रिफॉर्म्स किए, मंगोल के इन्वेजन को रोका और हमने डिटेल में इसको स्टडी किया। काफ़ी सिग्निफिकेंट दौर था अलाउद्दीन खिलजी का बर सगीर पाक व हिंद में, और इसने बहुत ज़्यादा असरात डाले यहाँ की पूरे इलाके पे। इसके बाद इसको इसका जो शहीदा स्लेव जनरल होता है मलिक कफूर, कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि उसने कत्ल कर दिया, कुछ कहते हैं वैसे डेथ हो गई। तो बहरहाल इनके कत्ल के बाद या इनकी मौत के बाद मलिक कफूर ने इनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा सलूक किया, कुछ को ब्लाइंड कर दिया, कुछ को प्रिजन में कर दिया, कुछ को मरवा दिया, और एक छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को तख्त पे मलिक कफूर ने बिठा दिया। लेकिन बाद में मलिक कफूर का जो रवैया देख के जो फार्मर बॉडीगार्ड्स थे अलाउद्दीन के, उन्होंने मलिक कफूर को कत्ल कर दिया और उनका जो बड़ा बेटा अलाउद्दीन का यानी मुबारक शाह जो कैद में था उसको आज़ाद किया। तो मुबारक शाह ने शुरू में एज ए रीजेंट, एज ए प्रोटेक्टर, अपने जो सौतीला भाई था शहाबुद्दीन, उसकी हैसियत से इक़्तिदार संभाला। लेकिन बाद में इसने सोचा कि इसका ख्याल ये था कि इस सूरत में उनका रूल जो है वो उसको ख़तरा रहेगा, शहाबुद्दीन बड़ा होगा तो उसे शायद छीन ले। तो इसने उसको भी कैद में करवा दिया और बलाखिर उसकी भी डेथ हो गई 5-6 सालों की उम्र में। शहाबुद्दीन भी फौत हो गया 1216 में। तो इसने सॉरी 1316 में शहाबुद्दीन की भी डेथ हो गई थी। तो 1316 में मलिक कफूर के कत्ल के बाद ये तख्त संभालता है अप्रैल 14 1316 को, जबकि इसकी उम्र 17-18 साल होती है। बहुत यंग होता है, बहुत इमेच्योर होता है। तो ये करता क्या है कि अपने वालिद अलाउद्दीन खिलजी की जो रिफॉर्म्स होती हैं उसको रिवर्स करता चला जाता है। ये बहुत सारे पॉपुलर मेजर लेता है। अब हैवी टैक्सेस जो अलाउद्दीन ने इम्पोज किए थे, अपनी पॉलिसी बनाई थी, ये उन पॉलिसीज को रिवर्स करता है। ये हैवी टैक्सेस को अबॉलिश कर देता है और कहता है कि जो आपने अपने नोबेल्स को कहता है कि जो हमने सख्त कानून बनाए हुए हैं उनके अंदर नरमी पैदा करो। और ये जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं उनको भी रिवर्स कर देता है। मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन की ये थी कि कोई कम ना तोले, वरना उसका जिस्म का गोश्त का हिस्सा उतना उतने मकदार में उतने वेट में काट लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सख्त सजाएं थी प्रॉफिटेरिंग के, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ। तो इसने अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन सबको रिवर्स कर दिया और इसने खिलाफतुल्लाह का टाइटल खलीफतुल्लाह का टाइटल अपने लिए अज्यूम किया। इसने कहा था कि मुझे, हाँ इसमें एक वाकया है बड़ा उसमें सबक आमोज, कि जो बॉडीगार्ड मलिक कफ्यूर को कत्ल करते हैं वो इसको तख्त पे बिठाने के बाद इससे कहते हैं, मुबारक शाह से कहते हैं कि आप हमें इनाम दें या मराद दें, तो ये उनको भी कत्ल करा देता है और ये कहता है कि मुझे किसी ने तख्त पे नहीं बिठाया बल्कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये अनायत हुआ है। ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहता है और इस तरीके से ये अपनी हुकूमत चलाना शुरू करता है। तो अब ये क्या करता है, अलाउद्दीन ने क्या किया था कि सोल्जर्स की तनख्वाहें कम थी, इसलिए उसने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनकी प्राइस बहुत कम थी। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाता है, आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और जो उसके बाप अलाउद्दीन खिलजी ने 18,000 प्रिजनर रखे होते हैं करप्शन या पॉलिटिकल चार्जेस पे, उन सबको आज़ाद कर देता है।
और इनके जो बाप ने पेटिशन सिस्टम को ख़त्म किया हुआ था, ये पेटिशन सिस्टम शुरू करता है, लोगों की दरखास्तें सुनता है। और अलाउद्दीन ने क्या किया था कि जो ग्रांट्स थी वापस ले ली थी, लैंड ग्रांट्स, ये उनको दोबारा से अनायत करना शुरू कर देता है। ये उलमा को भी और इस्लाम के मुबल्लिगीन को भी ग्रांट्स देता है, और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को ये रिवोक कर देता है, जो कि इसके बाप अलाउद्दीन खिलजी ने नाफिज किए होते हैं, जिसका नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है। और अफसोसनाक पहलू ये है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की ज़िंदगी का कि ये बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लेयर में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा रंगीला मिजाज ये इसका जो दौर है वो होता है। और इसके दौर में जो स्लेव गर्ल्स होती हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसकी तरह जो उस वहाँ के अवाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अयाशी में पड़ जाते हैं, और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्लेव गर्ल्स की। तो यही चीज़ सेंसुअल प्लेयर्स इसके इक़्तिदार की खात्मे का बायस बनती हैं। ये अपने दौर में गुजरात में रिवोल्ट होता है, उसको सक्सेसफुली हैंडल करता है। फिर देवगिरी के तरफ से वहाँ से जो ट्राइब्यूट आना बंद हो जाता है, वहाँ पे हमला करके वहाँ पे ये दोबारा उनको अपना ज़ेर असर करता है। फिर ये वरंगल को सक्सेसफुली बेसीज करता है, वहाँ से पैसा लेता है, जो ट्राइब्यूट आ रहा होता है वो लेता है। आखिरकार बिलाखिर आखिरकार इसकी डेथ भी अफसोसनाक तरीके से होती है। ये जो खुसरो खान है, ये एक हिंदू स्लेव होता है जो कि इनकी खिदमत में आता है, और ये मुसलमान होता है, और इसका जो ताल्लुक होता है वो होता है मुबारक शाह के साथ। इस ताल्लुक पे हिस्ट्री में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, और इस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं जो कि एकेडमिकली यहाँ पे डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल इसको ये खुसरो खान एक साजिश के ज़रिए कत्ल कर देता है, और उस जुलाई 9 1320 में करता ये है कि ये कहता है मुबारक शाह को कि मुझे भी दीगर नोबल्स की तरह आप इजाज़त दें कि मैं अपनी एक आर्मी बनाऊँ। तो ये बरादू हिंदू क्लैन के एक आर्मी तैयार करता है। फिर मुबारक शाह को कन्विंस करता है कि मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दें कि वो मेरे महल तक आएँ, हमारे महल तक जो मेरी आर्मी है वो उनको एक्सेस दें। वो महल में कोई 300-400 लोग आना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो वहाँ पे ये रात को खसरो खान जो है ये मुबारक शाह के साथ ही होता है, जब कि उसकी आर्मी वहाँ पहुँचती है खसरो खान की, जो कि 500,000 लोग होते हैं, और ये वहाँ पे मुबारक शाह को काबू करके उसको कत्ल कर देते हैं। और फिर एक एक करके तमाम जो क्लेमेंट्स हैं, यानी अलाउद्दीन के तमाम बेटों को वन बाय वन मार दिया जाता है महल में। बहुत तबाही होती है, और उसके बाद यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। ये भी याद रखने की बात है कि ये जिस तरह अलाउद्दीन की मौत हुई थी, उसी तरह इसकी भी डेथ जो है ये इसके उस बंदे के ज़रिए होती है जिसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत होती है। मुबारक शाह की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी खुसरो खान के साथ, और इसके जो उस्ताद होते हैं, जिसके नोबल्स होते हैं, वो इसको आगाह भी करते हैं कि खुसरो खान साजिशी ज़हन का बंदा है और ये आपकी तख्त के लिए ख़तरा है, लेकिन ये उसको इग्नोर कर देता है, इन तमाम वार्निंग को इग्नोर करता है, और बिलाखिर ये ना सिर्फ खुद कत्ल हो जाता है बल्कि इसकी वालदा और इसके जो बाकी भाई हैं वो भी वन बाय वन करके मार दिए जाते हैं। खुसरो खान जो है इस तरीके से तख्त पे कब्जा करता है। इसका जो तख्त पे कब्जा है वो सिर्फ कुछ महीनों तक रहता है, यानी 1 2 या 3 महीने तक रहता है, 2 महीने बनता है टाइम। और इसने बरादू हिंदू क्लैन से इसका तल्लक है, इसी ने उस उन्हीं की आर्मी बनाई, और वो भी मुबारक शाह की परमिशन से। ही वॉज फेवरेट ऑफ मुबारक शाह। फिर ये साजिश के ज़रिए मुबारक शाह को कत्ल करता है, और फिर बाद में एक होता है मलिक तुगलक जो कि गवर्नर होता है दीपालपुर का, वो बहुत सारे और गवर्नर के साथ मिलके इसको चैलेंज करता है, अपनी आर्मी तैयार करता है, इसको ललकारता है, और इसकी आर्मी को शिकस्त होती है। तुगलक की आर्मी शिकस्त दे देती है खुसरो खान की आर्मी को, और खुसरो खान को कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे
तुगलक जो हैं वो 6 सितंबर 1320 में तख्त पे इसकी आमद हो जाती है और यहाँ से स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी। और आने वाले लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खसरो खान की लाइफ को थोड़ा स्टडी किया। खसरो खान की लाइफ इसलिए स्टडी की कि ही इज़ दी पर्सन जिसने एक साजिश के जरिए मुबारक शाह को कत्ल किया और इसका फिर 2 महीने तक इसका रूल था जिसको तुगलक ने एंड किया। इस लेक्चर की तैयारी के लिए मैंने विकीपीडिया, बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से हेल्प ली है। इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें तमाम जो रेलेवेंट मटेरियल है वो बहुत प्रिसाइज फॉर्म में मौजूद है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।